वेलकम व्यूअर्स। मैं आपका होस्ट जितेंद्र कालरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है व्यूअर्स। हाल ही में सीरिया में जो घटनाक्रम हुआ है उसका देखकर पूरी दुनिया बहुत अचंभित है। असाद गवर्नमेंट का गिरना, शिया गवर्नमेंट थी वो, असाद का 72 घंटों के अंदर अंदर भाग जाना अपने देश को ही छोड़कर, और सुन्नी रेडिकल्स का वहाँ उदय होना, इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। खास तौर पे चीन, रूस, भारत, और ऑयल और गैस का तो प्राइसिंग क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इस विषय को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने स्ट्रेटजिक अफेयर्स के जानकार RSN सिंह साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो सीरिया में ये घटनाक्रम हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जितेंद्र जी, पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तेजी से ये पूरा घटनाक्रम हुआ वो वाकई में वो चौंकाने वाली थी। शायद मैं भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। कोई हाँ, जो बिल्कुल। एक कहानी शुरू हुई थी अक्टूबर 7 से, अक्टूबर 7 2023 से, जब हमास का अटैक हुआ था और उस समय नेतृत्व था हमास का सिनवार के पास, ठीक है। और वहां से आपको मालूम है किडनैपिंग, जो भी रेप और किस तरह से वो ग्रूसम वो हुआ था। तो उसने कहा कि मैं पूरे वेस्ट एशिया में क्रांति ला दूंगा, और ये हुआ। उस 14 महीने में बहुत सारी चीजें हुई। मल्टीपल फ्रंट्स खुले। हिजबुल्ला के द्वारा फ्रंट खोला गया नॉर्थ में। हूदीज ने रेड सी पर वो कर दिया, आपको मालूम है। उन्होंने एक तरह से जो इजराइल के जो पोर्ट थे उसको ये लोग नाकाम कर दिए थे। तो एक ये मल्टीपल फ्रंट्स पे ये लड़ाई, फिर इसमें ईरान भी आया। फिर आपको मालूम है कि मिसाइल के द्वारा और ड्रोन्स के द्वारा वॉरफेयर, मतलब एक वॉरफेयर हुआ दोनों के बीच में। और अचानक ये 14 महीने में सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बैक इजराइल ये सारे फ्रंट पे लड़ते हुए। और आज आप देखो, आज ये आप अगर ये नॉर्मल अगर टर्म्स में आप कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने सारे ऑपोजिशन को डिप्लोमेटिकली मिलिटरीली क्रश कर दिया है इजराइल ने। और वो विजय विजय उनकी हुई है। इसको कहने में किसी को मतलब हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और मैं सोचता था कि इतने सारे फ्रंट इजराइल कैसे ये इसको संभालेगा। और तब मुझे लगता है जितेंद्र जी कि कितना सिस्टमेटिक वे में सब कुछ हुआ है। पहले हमास को टेक ऑन किया, ठीक है, उसको खत्म किया। उसके बाद इन्होंने हिजबुल्ला को खत्म किया, पेजर से ये वो जो भी था अटैक से उसको नाकाम किया। उसके बाद ईरान को इन्होंने क्रिपल कर दिया, उसके एयर डिफेंस के। जो ईरान का हमला हुआ था मिसाइल के द्वारा, उससे इजराइल के वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी में कोई ज्यादा उसको क्षति नहीं पहुंची थी, लेकिन उन्होंने एयर डिफेंस को क्रिपल कर दिया। तीसरा आप देखो कि रशिया जो है, रशिया वो इसमें किसी वो सपोर्ट का कोई उसकी बेस है भाई सीरिया में। यहाँ पे ये जो मेडिटेरेनियन है, ये ये यहाँ पे बेस है, टाटरस बेस था रशिया का, और बहुत इंपॉर्टेंट बेस। ये तो मामला जो सिविल सीरिया में जब सिविल वॉर हो जाता, जब हुआ था, तो ये 2015 में ही ये मामला इनके फेवर में जा सकता था, ये रिबेल्स के फेवर में। लेकिन रिबेल्स, और इसमें कोई शक की बात नहीं कि वो अमेरिका के द्वारा वो प्रेरित थे, अमेरिका के द्वारा वो सपोर्टेड थे। चूंकि रशिया ने उस समय इंटरवीन किया तो ये लड़ाई इतनी दिन तक चली। लेकिन वही जब मैं सिस्टमेटिकली की बात कर रहा हूं तो मैंने कहा हमास देख लो, ये इधर से ये आपका इजराइल है, इधर से हमास, नॉर्थ से हिजबुल्ला, यहां से ईरान से इजराइल पर मिसाइल और उसके बमबारी, ठीक है, ड्रोन्स के द्वारा। फिर इनका जवाबी कार्रवाई, और बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई, असैसिनेशंस हुए,
कई आपको मालूम है इजराइल के द्वारा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये देखिए कि जब जियो पॉलिटिकल इसको, ये एक्सीडेंटल है, किसी ने इसको मैनेज किया। ये तो ऐसा लग रहा है सर जियो पॉलिटिकली अर्थक्वेक आ गया हो जैसे पूरा। वही वही दिस इज जिसको हम कहते हैं सेस्मिक शिफ्ट कहिए, टेक्टोनिक शिफ्ट कहिए। जब आप अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं तो ये देखिए इसके फार रीचिंग जो है इसके रेमिफिकेशंस होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था, ये देखिए, ये वाला ईरान, इराक, सीरिया, ठीक है, ईरान, इराक, सीरिया, और ये लेबनान का ये वाला हिस्सा, ये मतलब, तो ये और हमास, ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था, वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तो बिल्कुल कोलैप्स कर गया। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, मैंने नक्शा इसीलिए मैंने ये तैयार करवाया है नक्शा। ये देखिए पहले क्या था 1973 तक, ये जो अरब वर्ल्ड था ना, ये अरब वर्ल्ड, सऊदी अरेबिया, ये सारा का सारा इजराइल से लड़के थक चुका था। और फिर वो कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, ये सब हुआ। फिर 79 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, खमैनी आया। फिर ये खमैनी जो है इसने फिर ये करना शुरू किया कि अब ये वाली लाइन आप एक तरह से ये तो कहा ये अरब वर्ल्ड, इसके ऊपर अरब वर्ल्ड के ऊपर ये जो शिया का एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, शिया वर्ल्ड कह लीजिए, और ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इराक तो शिया कंट्री, लेकिन उसको रूल करता था एक सुन्नी, सद्दाम हुसैन। उसी तरह से सीरिया जो है मेजॉरिटी सुन्नी कंट्री है, उसको रूल करता था एक शिया। बट इट वाज एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ये सब ईरान के लाइज थे। 79 के बाद इन्होंने ये कहना शुरू किया कि अरब्स बेकार है, ये इजराइल को कुछ नहीं कर सकते, हम इनको बर्बाद कर देंगे। और वो बर्बाद का उन्होंने तरह तरह के स्टेटमेंट दिए, इतना ज्यादा उन्होंने बेलिकॉसिटी जो है उसको बढ़ाया, आपस में दुश्मनी बढ़ा दी कि इजराइल को एग्जिस्ट करने का कोई वजूद नहीं है, उसका कोई क्लेम नहीं है। तो ऐसी ऐसी बातें करने लगा। फिर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना वो करने लगे। तो जब इस तरह से आप किसी देश को बोलो कि आपको रहने का मैप पे कोई हक नहीं है और आप न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम भी कर रहे हो, तो भाई जो बेलिजरेंस है वो तो बढ़ता जाएगा दोनों में। तो वही हुआ। तो इसमें क्या है, ये जब मैं कह रहा हूं एक्सिस ऑफ इविल, तो एक्सिस ऑफ इविल में मैंने कहा जैसे हिजबुल्ला, हमास, हूतीज, यमन के हूतीज, हाँ हूतीज, ये सारे, ईरान, ये सब बिल्कुल एक तरह से कहीं कोलैप्स ही कर गए। बिल्कुल सर। ठीक है, कमजोर होना एक बात होती है, दे हैव ऑल कोलैप्स्ड। तो अब इसमें क्या हुआ है कि आगे देखने वाली बात है कि ये किसकी मदद से हुआ। इसमें तुर्की का बहुत बड़ा रोल हुआ रिबेल्स को ये करने के लिए। तो तुर्की का एसेंडेंस हुआ है, तुर्की क्या बोलते हैं अच्छा, तुर्की उसका जियोपॉलिटिकल एसेंडेंस हो गया। ठीक है, और ये भी लोग ना भूलें कि तुर्की इज अ पार्ट ऑफ नाटो। बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिए रशिया के लिए एक बहुत बड़ा, ये जियोपॉलिटिकली बहुत बड़ा उसके लिए सेटबैक है, क्योंकि सीरिया जो था, सीरिया ये एक तरह का आउटपोस्ट था रशिया के लिए, स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट इन वेस्ट एशिया। ठीक है ना, वहां से ये मेडिटेरेनियन को इन्फ्लुएंस करता था और आगे इधर इधर नॉर्थ अफ्रीका को भी करता था ये। अब यहां से हुआ क्या है कि अब वहां से इसने बेस क्लोज कर दिए। जो टाटस नेवल बेस जो था, ये 71 में ये यहाँ पे बेस इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे ये टाटस इस एरिया में है, वहां पे बेस इस्टेब्लिश हुआ था। और हाल में ये संकेत मिलने लगे थे कि वहां से ये विड्रॉ करने की तैयारी कर रहे हैं।
टार्टस नेवल बेस से। एक वहां पे एक ऑयलर शिप थी एलेनाया, ठीक है, वो वहां से विड्रॉ कर रही थी, तो तमाम खबरें आई वहां पर। तो वो एक मदरशिप है जो सबको मतलब ऑयल सप्लाई जो करती थी सबमरीन्स को, फ्रिगेट्स को इसमें, और भी जो ऑक्सिलरी शिप्स थे उनको। तो ये बेस 70-71 से ऑपरेशनल था। फिर जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो यहां पर एक तरह से ये जो बेस जो यहाँ पे था टैट्रस बेस, वो डिसयूज में चला गया। और फिर 2015 में इसको इन्होंने, पुतिन ने इसको रीएक्टिवेट कर दिया, जो मैंने कहा। उस समय जब ये इस रीजन में पूरा वो था, इस्लामिक स्टेट का बोलबाला था, बगदादी के फोर्सेस का। तो ये उसके बाद ये सारा कुछ जो उस समय जो वॉर की जो आर्किटेक्चर है और आज भी जो आर्किटेक्चर है जो आप देख रहे हैं ना, ये जो जोलानी जो है और जो फोर्सेस और इसका ये जो इसकी फोर्स है HIT, ये हयात अल शाम्स जो इसकी फोर्स है, ठीक है, तो वो एक तरह से ये पहले अल नुसरा, इसको ऐसे समझने की बात है कि इराक में AQIS बना, अच्छा, अल कायदा इन इराक एंड सीरिया। अल कायदा इन इराक एंड सीरिया का जो हेड था वो था जवाहरी। अच्छा, ठीक है, हाँ समझ, ठीक है, ठीक। उसमें से फिर बगदादी को निकाला गया। बगदादी को इस्लामिक स्टेट बनाने का पूरा श्रेय ओबामा को जाता है, ठीक है। बिल्कुल। अल कायदा इन इराक एंड सीरिया से यहां पे ये बना, सीरिया में आके अल नुसरा, और अल नुसरा से ये अबू मोहम्मद जो अल जलानी जो है, उसमें से इसमें हयात, ये जो आपको बोला अल शम्स जो फौज बनाई, उससे वो निकला है। तो द अमेरिकन आर द आर्किटेक्ट ऑफ दिस, समझ रहे आप। और अमेरिकन जब आर्किटेक्ट है तो जाहिर सी बात है कि इसमें इसराइल की भी कहीं इंटेलिजेंस बिल्कुल इसमें बिल्कुल, शायद, तुर्की का बहुत बड़ा इनको सपोर्ट है। लेकिन ये मेडिटेरेनियन में, आपको मालूम है किसी भी वक्त मेडिटेरेनियन में यहां पर अमेरिकन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, कम से कम एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप हमेशा तैनात रहता है। अच्छा, वेस्ट एशिया या इसराइल के सपोर्ट में कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। जो ये रशियन बेस था यहाँ पे, ये टाटरस में वो रशियन बेस इसको न्यूट्रलाइज करता था मेडिटेरेनियन। अब तो बोलबाला हो गया। बिल्कुल। बिल्कुल कोई मेडिटेरेनियन ने कोई इनको न रोकने वाला न कोई टोकने वाला, ठीक है ना। अब एक और बेस था जो कि अल बशर जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके साथ भी एक बेस था, को लोकेटेड है जो एयरफोर्स बेस है। तो कुछ दिन पहले वहां पे जो AN-124 एयरक्राफ्ट देखे गए, तो लोगों ने यही अंदाजा लगाया कि वहां से ये विड्रॉल की प्रक्रिया जो है, रशियन फोर्सेस वहां से विड्रॉ कर रहे हैं, जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे। तो ये सारा कुछ हुआ। इस आदमी के बारे में थोड़ा बता दूं मैं, ये अबू मोहम्मद अल जुलानी 42 साल का है। इसके पिताजी गोलन हाइट्स में, बाय द वे गोलन हाइट्स पर फिर से दोबारा आ गए 74 के बाद। फिर इजरायली जो अभी ये हमला हुआ है ना, तो उसमें वो गोलन हाइट्स को फिर से पकड़ लिया है उन्होंने। गोलन हाइट्स आपको यहाँ पे, इस जगह पे गोलन हाइट्स, ठीक है। तो गोलन हाइट्स को दोबारा पर, तो वहां पैदा हुआ था। फिर ये जब ये 9/11 हुआ तो उससे बड़े प्रभावित हुआ। उन लोगों से प्रभावित होने के बाद ये, जैसा कि मैंने बोला, अल कायदा इन इराक ये ज्वाइन किया, फिर अल नुसरा में आया और फिर उनसे अलग हो गया। अब कहते हैं था तो एक्सट्रीमिस्ट, अब कहने की बात है, कहते हैं कि अब मॉडरेट हो गया है, इसलिए कि वो पगड़ी नहीं पहनता है, इसकी फौजें पगड़ी नहीं पहनती, वो
पूरे मिलिट्री फटीग में होती हैं। तो लेकिन अच्छा, वो अ, आपको शायद ये मालूम होना चाहिए कि ये यहाँ पे एक जगह है इडलिब, ठीक है ना। इडलिब में जब ये इनमें एक तरह का सीज फायर हुआ, तो ये 1 लाख सेना लेके ये लोग बैठे हुए थे वहां पे, अच्छा। ठीक है ना। और ये वहां पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी चला रहा था, क्रिश्चियंस को श्योर कर रहा था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सेफ हैं यहाँ पर, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इस हमले में मैं आपको एक और बात बता दूं, इस हमले में उज़्बेक, ताजिक, पाकिस्तानी, अजरबैजान, ये तुर्कमन, ये फौजें थी। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि इस हमले में अगर कुछ भारतीय भी हैं, अच्छा। केरल वगैरह से, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। अभी अभी कोई वो नहीं है, बट ये मेरा अपना असेसमेंट है। तो इस तरीके से इन लोगों ने एकदम लाइटनिंग स्पीड से इन्होंने हमला किया। तो मैं आपको कह रहा था कि ये बशर अल असद जो रिजीम है, इट जस्ट कोलैप्स बिना किसी रेजिस्टेंस के। और ये HIT जो है, हयात तहरीर अल शाम, जिसकी मैंने बात की, इसको हिट कहिए, हाँ, हयात तहरीर अल शम्स, जो ये जुलानी की जो फौज है, एक के बाद एक सिटीज पर इनका कब्जा होते गया। यहाँ पे ये इस तरह से, इस रास्ते, पहले एलेपो, फिर हामा, होम्स, और उसके बाद ये ना ये वाले दमस्कस, इन्होंने इस पर कब्जा करते रहे। और आपको ये भी बता दूं कि अ, ये असाद परिवार जो है, ये 50 साल से रूल कर रहा है, 50 ईयर्स। 50 ईयर्स इज अ बिग टाइम। बहुत टर्म, वही तो ये अचानक से मामला और हुआ। जी 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 जी, हाँ। लेकिन बहुत बार डिसलॉज करने की इनको कोशिश करी। और एक वो वक्त था जब ये ओबामा के टाइम में, ये 2011-12 की बात है, सब जगह ये रेजिम चेंज कर रहा था। जितने प्रोग्रेसिव थे, गद्दाफी को आप जो भी कह लें, वो कट्टरपंथी नहीं था, मुस्लिम कट्टरपंथी नहीं था वो, ठीक है। उसको उसको खत्म किया इन्होंने, इराक को खत्म किया इन्होंने, सब अपने मतलब स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के तहत। यहां भी इन्होंने करी थी, वो अरब स्प्रिंग जो हुआ था। तो वो ये सब बच निकला, उसमें से ये निकल गया ओनली बिकॉज ऑफ द रशियन सपोर्ट, असाद जो है। और रशिया का आपको याद होगा कि मतलब रशिया जो सोवियत यूनियन जो है, सोवियत यूनियन का एट वन टाइम, मतलब इजिप्ट में, इस रीजन में एक बहुत बड़ा उनका अपना क्लाइंटेल क्लाइंटेल कहिए, या उनकी फॉलोइंग थी, सोवियत यूनियन की, ठीक है ना। तो कई जो आप देखोगे कूज, काउंटर कूज जो हुए इस पूरे रीजन में, वो इसी कारण था क्योंकि सोवियत यूनियन के भी काफी अपने मतलब इनके एलाइज थे। किंग फरूक का हुआ था इराक में, फिर उसका वहां इजिप्ट में वो किंग का हुआ था। तो ये मामला वहां चलता रहा है, ये रेजिम चेंजेस का। तो सबसे बड़ी बात है जितेंद्र जी, कि सोचो कोई 1500 टैंक अभी भी असाद के पास, धरे के धरे रह गए। 1000 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, आर्टिलरी गन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, सब कुछ था उनके पास, फिर भी कोलैप्स कर गया। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि सैंक्शंस वगैरह लगने से इकोनॉमिकली इतना वीक हो गए थे, सोल्जर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही थी, सोल्जर्स को ठीक से खाना नहीं मिल रहा था। और जो जिसको मनोबल जो है वो बिल्कुल इनका इनका गिर चुका था। जब ये शुरुआत किया था इन्होंने, तो कोई 3,50,000 की सेना थी, वो घट के आधी हो गई हुई थी। कई सोल्जर्स ने अपना
मिलिट्री यूनिफॉर्म त्याग कर वो सिविलियन कपड़े डॉन करने लगे थे। एक्सटर्नल सपोर्ट पे ये काफी जिंदा थे, इनको जो प्रॉपअप किया हुआ था उस पे जिंदा थे। हिजबुल्लाह पर बहुत निर्भर करते थे ये, वो सारा कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट भी इनको नहीं ये हुआ। रशिया पर निर्भर करते थे, वो भी एन वक्त में नहीं है। तो वही मैंने कहा कि जियो पॉलिटिकल हालात ऐसे हो गए थे कि कहीं उसको सपोर्ट कोलैप्स होना ही था। हालांकि रशिया ने हमेशा उनको वो किया, उनको संतावना दी कि हम आ रहे हैं, हम कुछ करेंगे आपके लिए, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं है। वो तो खुद नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स को मंगाया हुआ है उन्होंने। और वेस्ट ने एक काम जो किया कि एक लंबे लड़ाई में रशिया को खींच लिया उन्होंने। एस्केलेट जिसको एस्केलेशन का जो मैनेजमेंट है ना, उसको इस तरह से मैनेज किया कि वो वॉर जो है वो ड्रैग करे। समझ रहे हो? और इधर पूरा वेस्ट एशिया में तब तक खेल हो गया है। अब रशिया ने तो अपने दमस्कस से अपने एयर डिफेंस भी हटा लिया। अब देखिए, मैं इंटेलिजेंस का आदमी हूं, अंदर में कौन किससे मिला हुआ है, क्या बातें हो रही है, कोई नहीं जानता। ये अपना अपना अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब वो इजरायली कह रहे हैं कि भाई हमें बड़ी चिंता है कि सीरिया के पास जो केमिकल वेपन्स है, पता नहीं केमिकल है नहीं है, स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, वो सारे के सारे वो सारे वेपन्स कहीं पे वो उधर नहीं आ जाए, फिर से ये जो रिबेल्स है उनके हाथ में न चले आए, या जो अब जो रिमेनेंट्स है ईरानियन प्रॉक्सीज के, उनके हाथों में ना हो जाए। और मैंने कहा कि गोलन हाइट्स में तो वो घुस ही गए हैं। तो कई चिंताएं हैं इसको लेके, हिजबुल तहरीर अल शाम्स को लेके कि भाई ये कहीं शरिया कानून तो नहीं ले आएंगे सीरिया में। हालांकि यूएस, कनाडा, यूके ने इनको बैन कर रखा है। इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और फिर ये भी चिंता है कि भाई इनकी कहीं सरकार आ जाएगी जोलानी की, तो वो फिर एक सेफ हेवन तो नहीं बन जाएगा, सारे शरण तो नहीं लेने चले जाएंगे दुनिया के जितने सारे वो ग्रुप्स हैं। तो ये भी चिंता है। लेकिन आपको एक बात मैं बताऊं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोग ऐसे ही खुश होते रहते हैं। उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, लश्कर ए तोयबा को कर दिया, वो कर दिया, उस पर सैंक्शन लगा दिया, उसमें FATF का हो, कुछ नहीं। वो बैन वैन का कोई मतलब नहीं है। जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उस पर जितना सख्त बैन लगेगा उतना ही अमेरिकन डीप स्टेट के लिए वो फायदेमंद रहता है, उसके इस्तेमाल के लिए। तालिबान हमारे सामने एग्जांपल है सर। सबको तालिबान ही थे, इवन अल कायदा। तो जिस पर जितना सख्त बैन, वो समझ जाओ कि वो उतना ही कारगर हथियार है अमेरिका के लिए। तो अब इसमें एक्टर्स कौन कौन है, तो भाई आपने देखा मेन एक्टर तो वही है, हिट जो है हयात तहरीर अल शाम्स, तुर्की, बहुत बड़ा प्लेयर, बिल्कुल तुर्की। इजराइल तो है ही, वो सबका बाप है, इजराइल एंड यूएस। बाय द वे, वहां पे एयर डिफेंस जो कुछ एसेट्स हैं उनका, अमेरिकन ट्रूप्स आर देयर, अमेरिकन बूट्स आर देयर ऑन इजरायली ग्राउंड। और जो बाकी जो इनका मेडिटेरेनियन में जो इनकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो घूमती रहती है, वो एक अलग ही है। तो मैंने आपको जैसे कहा कि ये शुरुआत जो मैं इस बात को फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा कि देखो, ये सिन्नवार ने जो याहिया सिन्नवार जो था शुरू किया, और देखिए 14 महीने में क्या क्या हो गया। सही बात। भारत में जुलूस निकलते थे भाई हमास के फेवर में, दुनिया में अमेरिकन कैंपसेस में सब
अब क्या होगा? अब कौन किसके लिए जुलूस निकालेगा? क्या लखनऊ में शिया लोग किसके, सीरिया के अल बसाद के फेवर में निकालेंगे कि ये जोलानी के फेवर में निकलेगा? दिस इज द इस्लामिक वर्ल्ड। इसने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को दे हैव आइडियोलॉजिकली दे हैव रिप्ड अपार्ट। इसका असर जो है वो पूरा शिया सुन्नी जो नैरेटिव जो है उस पर बहुत गहरा इस पर असर पड़ेगा। किसके फेवर में निकालोगे अभी? हाँ बिल्कुल, एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को निकाल के फेंक दिया। हाँ, मुफ्ती ने तो उस समय अपना इलेक्शन कैंपेन ही रोक दिया था। ये बताओ, इस्लामिक वर्ल्ड का मैं एक बात बता दूं, ये बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, बड़ा सोबर आदमी था। बाय प्रोफेशन ही वाज अ स्पेशलिस्ट, आई थिंक आईएएस स्पेशलिस्ट था या क्या, ये जो जुलानी ये आपका बशर असद जो थी वो डॉक्टर। वो ऐसा कोई जैसे अमेरिकन जो प्रेस है ना, किसी को भी तो ये जानवर बना देती है, खुद सबसे दुनिया का सबसे बड़ा कोई जानवर है तो अमेरिकन है। लेकिन उसको उन्होंने बना दिया। तो अब वही है कि किसके फेवर में आप हैं? मुसलमान मुसलमान को ही मार रहा है। और ये जो सीरिया की जो पूरी जो ये है, जो सिविल वॉर जब से शुरू हुई है, 5 लाख लोग मारे गए। 5 लाख लोग मारे गए। कई शरणार्थी बन के यूरोपियन कंट्रीज में चले गए जहां आज भी तबाही वो हो रही है। तो एनीवे, तो ये 14 साल के बाद और कुछ ऐसा हुआ, इतने सारे फ्रंट खोल दिए इन्होंने। और खास करके जो ईरान का भी रवैया था, फिर एक तरह का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया इजराइल के लिए, इजराइलीज के लिए। अब नेचुरली जब आप किसी को चारों तरफ से घेर लोगे, उसके बाद इजराइल स्टार्टेड फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। ठीक है ना? उधर असैसिनेशन ईरान में, दुबई में असैसिनेशन, सीरिया में किसी वो टारगेट किलिंग किया। तो इस तरीके से रियासी को का ये फखरीजाद का असैसिनेशन, तो तुम्हें सुलेमानी का असैसिनेशन, ठीक है, जो भी था। देन आज 14 महीनों के बाद क्या हाल है? हमास खत्म, सिनेवार मर चुका है, हिजबुल्लाह खून से लथपथ है, हाउदीज वैसे मर गए, पेजर ने सारे पुर्जे उनके उड़ा दिए, ठीक है ना? उड़ा दिए, ठीक है ना? और बचा कुचा था वो इजरायली इनकर्शंस ने उसको ये कर दिया, ठीक है? ईरान की जो रीजनल स्ट्रैटेजी जो थी, उसका की स्टोन था सीरिया, है ना? तो की स्टोन था, यही से पूरा मैनेज करता था, सीरिया के थ्रू हमास को, सीरिया के थ्रू हिजबुल्लाह को, ये सारा सप्लाई होते थे। तो वो उसका जो रीजनल स्ट्रैटेजी है खत्म, अप इन द विंड्स, ठीक है? तो ये देखिए, ये एक तरह का रेवोल्यूशन है मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स में। हुआ क्या है कि इसके कारण ना तो अब ईरान के पास कोई प्रॉक्सीज बच गए, और ना ही ईरान का कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ। ये इसका स्ट्रेटेजिक डेप्थ था। अब ये पूरा डेप्थ इसका चला गया ईरान का। रशिया के लिए भी एक बहुत बड़ा, अगर देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रशिया के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक ह्यूमिलिएशन है। अब रशियन बेस तो रहा नहीं मेडिटेरेनियन में, तो जैसा कि मैंने कहा कि पावर प्रोजेक्शन भी नहीं वो उधर कर सकते हैं, ठीक है? इजराइल और यूएस अब जब पूरे राजा बन गए हैं सीरिया के, तो अब क्या और दबाव डालेंगे ईरान पर? बिल्कुल सर। और क्या उस प्रेशर को विथस्टैंड कर पाएगा ईरान?
कहीं ऐसा तो नहीं है, एयर डिफेंस तो उसकी बर्बाद हो गई है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं जाके इसराइल कहीं न्यूक्लियर जो उनके फैसिलिटीज हैं उसको जाके स्ट्राइक कर दे। अब ये भी हो हो सकता सकता है सर। है, या डिप्लोमेटिकली ऐसा उसको धमकी दे। हम्म। इस तरह के हालात तो बन ही गए हैं हम्म। कि भाई अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको पूरा रिवर्स करो। बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें होंगी, और जो रीजनल बैलेंस ऑफ फोर्सेस जो है, जिसको हम कहते हैं ना रीजनल बैलेंस ऑफ फोर्सेस, वो सारा का सारा यूएस के फेवर में चल रहा है। अब कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, आज किसी टेलीविजन चैनल ने भी मुझसे पूछा कि इसका इंडिया पर क्या असर होगा। इंडिया पर बहुत बड़ा असर। आपको याद होगा कि 23 सितंबर 2023, 7 अक्टूबर को हमास का अटैक हुआ था ना। 23 सितंबर 2023 G20 के मीटिंग के साइडलाइंस में ये आईमेक का अनाउंसमेंट हुआ था। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। हाँ। ठीक है। अब कई लोग ऐसे जो विश्लेषक हैं वो कह रहे थे कि ये जो सडन जो ये अटैक हुआ हमास का, ये उन ताकतों ने करवाया जो जो कि आईमेक से बहुत ज्यादा, मतलब इन पर असर होने वाला था। तो असर तो सबसे ज्यादा चाइनीज पे होने वाला था। लोग कहते चाइनीज ने ईरान पर प्रेशर डाला, ईरान ने हमास पर प्रेशर डाला, क्योंकि जो चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है वो पूरा का पूरा मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है इस आईमेक से। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इंडिया हाँ, इंडिया के थ्रू है ना सर। हाँ हाँ, ये कॉरिडोर ये जा रहा है ये, ठीक है ना, तुर्की एंड देन टू यूरोप, ठीक है ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। उसमें ये है इंडिया से यूएई, यूएई से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से इजराइल, ठीक है ना, इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल, इजराइल से फिर ये आपको जाएगा ग्रीस, ठीक है, एंड देन टू यूरोप। तो इसको बैकिंग किसने, फाउंडर्स कौन कौन है? इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है। दूसरा क्या है कि कुछ लोगों का ये भी मानना है, और मेरा भी अपना ये मत है, कि देखिए जब मैं कह रहा हूं ना कि कितने सिस्टमेटिकली गए थे, तो पहले इन्होंने क्या किया, जो एनर्जी सप्लाई लाइंस थे रशिया से यूरोप के, 50% से भी ज्यादा जो एनर्जी नीड्स थे उनको उधर से आते थे, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब उसको रप्चर कर दिया, बंद हो गई। हमारे से भी रशिया का भी तेल हम रिफाइन करके उनको भेज रहे थे क्रूड। ये पूरी जो सीरिया की जो सिविल वॉर जो है, इसके कारण, इसके पीछे कारण था कि रशिया से ऑयल सप्लाई, एनर्जी सप्लाई, रशियन एनर्जी सप्लाई टू यूरोप को खत्म करके उनको यहां से, ठीक है ना, ये कतर और ये इधर से इसको पाइपलाइन से यूरोप की तरफ ले जाते हैं, ये मेडिटेरेनियन के थ्रू। आप देख रहे हो इस पूरे मेडिटेरेनियन में इसका कितना बड़ा रोल है, बिल्कुल। सीरिया। सो यू टेक इट फ्रॉम दिस पाइपलाइन, यू नो, राइट फ्रॉम से कतर, और यहां से ऐसे ये सीरियन कोस्ट। और ये भी मुझे मतलब ऐसी लोगों की ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि ये एरिया जो है मेडिटेरेनियन का, सीरिया का, ऑफ द सीरियन कोस्ट मेडिटेरेनियन, दैट हैज गॉट ह्यूज ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। अच्छा, है तो छोटा सा कोस्ट लाइन, बट उसके कॉन्टिनेंटल शेल्फ और उसके एक्सटेंडेड शेल्फ में ईजेड में बहुत ऑयल है। एनीवे, तो जो फर्स्ट जो पाइपलाइन की जो बात हो रही है, अल जजीरा ने
ये पाइपलिस्तान नाम के का एक स्टोरी भी चलाया था इसने। पाइपलाइन, अल जजीरा कॉल्स इट पाइपलाइन वॉर। अच्छा। ठीक है, तो पहला पाइपलाइन मैंने बताया कतर, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड सीरिया। हाँ, कतर, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, इस तरीके से, देन टू यूरोप। और दूसरा है ईरान, इराक, सीरिया। ये ईरान, इराक, सीरिया। दैट इज वाई इराक का जो ये मोसूल का जो इलाका है, वेरी रिच इन ऑयल। तो अब ये ऑयल मान लो इधर से सीरिया से सीधे मेडिटेरेनियन के थ्रू पाइपलाइन लगा थी यूरोप में, और उधर रशिया पे डिपेंडेंस खत्म। तो जब मैं कह रहा हूं कि हाउ सिस्टमेटिकली दे हैव गॉन, तो इस पर विचार करने की जरूरत है। और भी इसके इम्पैक्ट तो हुए हैं, जैसा मैंने कहा यूएस जो है सबसे बड़ा पावर अभी यहाँ पे, अब फिलहाल तो अभी सबसे बड़ा नजर आ ही रहा है सर, बिल्कुल। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टर्की का जो नाटो में, तुर्की तक तो है ही नाटो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरब कंट्रीज का भी उसमें एसिमिलेशन हो जाएगा? नोड़ी नो, हाँ बिल्कुल। मेरी ये मेरा ये अपना मतलब क्वेरी है, मैं अपने आप से ये क्वेरी कह रहा हूँ, क्या तुर्की जो है मेजर इस्लामिक प्लेयर बन जाएगा अभी वर्ल्ड में? अपना रुतबा पुराना हासिल कर लेगा, तो है ही। आपने हाँ, आप देखा होगा कि ये तमाम जो ये आपके रहमानी और ये सब आपका आमिर खान, ये एक मैसेज तो गया है कि भैया द फ्यूचर इज इन टर्की। ये राजा जो है, ये तो जो प्रिंस सुलेमान है, ये तो इस्लाम को छोड़ के मतलब किसी और रास्ते पे जा रहा है, यूएई एक और रास्ते पे जा रहे हैं, दैट काइंड ऑफ दिस थिंग। तो मतलब ये दिस ऑल प्रेग्नेंट विथ सो मेनी पॉसिबिलिटीज, और सेटबैक तो है ईरान और रशिया के लिए भी नहीं, चाइनीज का। चाइनीज जो अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे थे थ्रू ईरान, थ्रू दिस थिंग, उसको बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। और अगर आप हमारे एनर्जी मार्केट के नजरिए से कह रहे हैं तो हमारे लिए बहुत फायदा है। इट इज बिकम बायर्स मार्केट। रशियंस अब यूरोप को नहीं अगर ऑयल बेचेंगे तो हम लेंगे उनसे, कोई तरीके निकालेंगे उसके। ब्रिक्स पे इसका असर पड़ेगा। वर्ल्ड के पूरे जो वर्ल्ड का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें फर्क पड़ेगा इसका। इसीलिए इसको वेट एंड वॉच, इसको वॉच कीजिए केयरफुली, एक एक डेवलपमेंट को देखिए। और मेरे ख्याल से ये मेरे अपनी जिंदगी में ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल, जिसको आप जियोपॉलिटिकल घटना कह लें, आपने अर्थक्वेक बोला कि ये टेक्टोनिक, इसको इस टेक्टोनिक शिफ्ट इसको बोल दें, लेकिन ये है बड़ा महत्वपूर्ण, वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो कहूंगा सर जियोपॉलिटिकल के साथ साथ इस्लामिक वर्ल्ड पे बहुत असर होने वाला है। बहुत 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 बहुत। और हमारे यहाँ के कुछ बंदे समझे भी इस चीज को। बहुत 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 बहुत। ये खमैनी जो है ना, देखिए यही होता है कि ईरानियंस क्या है, वेरी आई मीन पर्शियन जो है वो, तो इस्लाम उनको जबरदस्ती, दे डिडंट डिजर्व इस्लाम, ठीक है ना। वो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, विकसित लोग थे। आपको मैंने कहा था ना कि अभी भी वो साइरस का सिलेंडर आया था, तो अभी वहां कितने लोग जिसको फर्स्ट वो सिलेंडर में डूज एंड डोंट्स हैं कुछ लिखे हुए, तो लंदन के म्यूजियम से लाया गया, तो कितने लोग उसको देखने के आए। लोग अपने प्री इस्लामिक पास्ट की तरफ जा रहे हैं। और तभी मैं हमेशा कहता हूं कि ईरान विल बी द फर्स्ट कंट्री टू अबैंडन इस्लाम। तो इसका असर तो पड़ेगा। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि लोग अब खमैनी को उठाकर फेंक देंगे? बिल्कुल सर। और ऐसा अगर होता है तो उसको हेल्प करने के लिए भी कौन है? कोई भी नहीं। सो दिस इज, आई मीन, सो मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो अपनी नजरें रखिए, टिका के रखिए इस पर। आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग होंगे और फिर मुझसे मिलिएगा, फिर बातें करेंगे। बिल्कुल सर।
व्यूअर्स, आपको चर्चा कैसी लगी? आपको काफ़ी सर ने समझाया भी है। अपने कमेंट्स वगैरह जरूर डालिएगा। थैंक यू।